स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चले शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। भारत के दूरसंचार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दूरसंचार कंपनियां 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी पर जोर दे रही हैं। उनका दावा है कि यह 5G और 6G सेवाओं के लिए आवश्यक है। 2. सार्वजनिक वाईफाई पहल पीएम वानी को सरकार और ट्राई के समर्थन के बावजूद दूरसंचार कंपनियों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दूरसंचार कंपनियां अपनी सेवाओं के लिए 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी का समर्थन करती हैं। सार्वजनिक वाईफाई और ब्रॉडबैंड पहुंच के लिए इसके उपयोग के सामाजिक आर्थिक लाभों की अनदेखी करती हैं। अतः कथन एक सही है। सार्वजनिक वाईफाई पहुंच को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा समर्थित पहल होने के बावजूद पीएम वानी को भारत के ब्रॉडबैंड लक्ष्यों के लिए अप्रासंगिक बताते हुए दूरसंचार कंपनियों से खारिज कर दिया गया है। अतः कथन दो सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। भारत के जहाज निर्माण उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जहाज निर्माण में वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। 2. भारत में जहाजों को वर्तमान में बुनियादी ढांचे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, जिससे जहाज निर्माताओं को दीर्घकालिक वित्त पोषण प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। 3. SARFAESI अधिनियम 2002 जहाजों को परिसंपत्ति के रूप में बंधक रखने से बाहर रखता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वैश्विक जहाज निर्माण बाजार में भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.07% है। अतः कथन एक सही है। जहाजों को बुनियादी ढांचे की सामंजस्यपूर्ण सूची में शामिल नहीं किया गया है, जिससे जहाज निर्माताओं के लिए वित्त पोषण विकल्पों तक पहुंच सीमित हो जाती है। अतः कथन दो सही है। SARFAESI अधिनियम 2002 जहाजों को इसके दायरे से बाहर रखता है, जिससे बैंकों को जहाजों को गिरवी रखने से रोका जाता है, जिससे इस क्षेत्र के लिए वित्त पोषण विकल्प कम हो जाते हैं। अतः कथन तीन सही है। अगला प्रश्न है, भारत की व्यापार नीति और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP पर उसके रुख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत ने वर्ष 2019 में RCEP से बाहर रहने का निर्णय लिया, जबकि RCEP देशों की वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी लगभग 30% है। 2. हाल की भू राजनीतिक घटनाओं जैसे कि महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध ने आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा किया है और वैश्विक व्यापार नीतियों में संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत ने वर्ष 2019 में RCEP से बाहर निकलने का विकल्प चुना। भले ही RCEP देश सामूहिक रूप से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः कथन एक सही है। बता दें कि चीन +1 रणनीति में देशों को चीनी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर नहीं, बल्कि चीन के बाहर अतिरिक्त अड्डे स्थापित करके अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लानी होती है। महामारी और रूस यूक्रेन संघर्ष जैसी वैश्विक घटनाओं ने आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान तथा संरक्षणवादी व्यापार में वृद्धि में योगदान दिया है। अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक चुनौतियों का सामना कर रही प्रतिष्ठित झील जो पर्यटन और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अपने महत्व के लिए जानी जाती है, कहाँ स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू और कश्मीर, डी सिक्किम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जम्मू और कश्मीर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डल झील भारत के जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में स्थित है। यह एक प्रतिष्ठित झील है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हाउसबोट और शिकारा यानी पारंपरिक लकड़ी की नाव के लिए जानी जाती है। डल झील का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व विशेष रूप से कश्मीर के पर्यटन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, दिवाला और दिवालियापन संहिता IBC 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वित्तीय लेनदार यानी FC मुख्य रूप से वित्तीय संस्थान है और उन्हें लेनदारों की समिति का हिस्सा होने का अधिकार है। 2. होम बॉयर्स को शुरू में ऑपरेशनल क्रेडिटर्स यानी OC के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें दिवालियापन प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व देने के लिए वित्तीय क्रेडिटर्स यानी
एफसी के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दिवाला और दिवालियापन संहिता यानी आईबीसी 2016। वित्तीय लेनदार मुख्य रूप से वित्तीय संस्थान है और उन्हें लेनदारों की समिति का हिस्सा बनने का अधिकार है, जिससे उन्हें दिवालियापन प्रक्रिया में निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। अतः कथन एक सही है। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स क्रेडिट पर सामान और सेवाएं प्रदान करने में शामिल होते हैं, लेकिन उनके पास सीओसी में मतदान का अधिकार नहीं होता है। होम बॉयर्स को शुरू में ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें दिवालियापन प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व देने के लिए वित्तीय क्रेडिटर्स के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया। अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, प्रकृति संरक्षण सूचकांक यानी एनसीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी आईयूसीएन द्वारा विकसित किया गया है। दो, यह सूचकांक कीटनाशकों के उच्च उपयोग पर प्रकाश डालता है तथा मृदा प्रदूषण से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। तीन, भारत 2024 वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रकृति संरक्षण सूचकांक यानी एनसीआई के बारे में। इसे बेन गुरियन यूनिवर्सिटी के गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज और जैव विविधता डेटाबेस biodb.com द्वारा विकसित किया गया है। अतः कथन एक सही नहीं है। संरक्षण प्रयासों के मूल्यांकन के लिए पहली एनसीआई अक्टूबर 2024 में शुरू की गई थी। इसमें 4 प्रमुख मानदंडों का मूल्यांकन किया गया है: भूमि प्रबंधन, जैव विविधता को खतरा, क्षमता और शासन, और भविष्य के रुझान। एनसीआई का अवलोकन। भूमि का सतत उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 53% भूमि का उपयोग शहरी, औद्योगिक और कृषि प्रयोजनों के लिए किया जाता है। यह सूचकांक कीटनाशकों के उच्च उपयोग पर प्रकाश डालता है तथा मृदा प्रदूषण से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। अतः कथन दो सही है। समुद्री संरक्षण में सुधार की आवश्यकता है। केवल 0.2% राष्ट्रीय जलमार्ग संरक्षित है तथा भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में कोई भी नहीं है। वर्ष 2024 के वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत 176वें स्थान पर है। 180 देशों में से यह किरिबाती 180, तुर्की 179, इराक 178 और माइक्रोनेशिया 177 के साथ सबसे कम रैंक वाले 5 देशों में से एक है। अतः कथन तीन सही नहीं है। भारत की निम्न रैंकिंग अकुशल भूमि प्रबंधन और बढ़ती जैव विविधता के खतरों के कारण है। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में रहने वाली कार्बन रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, मेसोस्फीयर और एक्सोस्फीयर के बीच की सीमा उपग्रह कक्षा स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। बी, पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष के बीच की सीमा। सी, वह ऊंचाई जहां वायुमंडलीय कण अंतरिक्षयान के वेग को प्रभावित नहीं करते। डी, वह बिंदु जिसके आगे विद्युत चुंबकीय तरंगे वायुमंडलीय हस्तक्षेप के बिना प्रसारित होती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कार्बन रेखा पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष के बीच की सीमा को चिन्हित करती है, जो अंतरिक्षयान और उपग्रह संचालन के लिए सैद्धांतिक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करती है। इससे एरोस्पेस इंजीनियर और पायलटों को अंतरिक्ष में संक्रमण को समझने में मदद मिलती है, जहां वायुमंडलीय घनत्व कम होने के कारण पारंपरिक विमान संचालित नहीं हो सकते। यद्यपि इसकी कोई भौतिक विशेषता नहीं है, फिर भी इसका महत्व अंतरिक्ष और वैमानिकी गतिविधियों में इसकी भूमिका में निहित है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसके परिसंपत्ति प्रकार में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसी वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं। 2, जुआ और सट्टेबाजी में यह प्रतिबंधित है। 3, तरलता के कारण प्रवेश और निकास आसान है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई से तात्पर्य किसी देश की वित्तीय परिसंपत्तियों में विदेशी निवेशकों द्वारा किए गए निवेश से है, जिसमें वे उन कंपनियों पर नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव की मांग नहीं करते जिनमें वे निवेश करते हैं। इसके परिसंपत्ति प्रकार में स्टॉक, बॉन्ड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ जैसी वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं। अतः कथन एक सही है। एफपीआई जुआ और सट्टेबाजी, रियल एस्टेट बिजनेस, निधि कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट फंड कंपनी आदि क्षेत्रों में प्रतिबंधित है। अतः कथन दो सही है। तरलता और परिसंपत्तियों के व्यापक व्यापार के कारण प्रवेश और निकास आसान है। अतः कथन तीन सही है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अंतर्राज्यीय परिषद यानी ISC एक स्थायी निकाय है और इसका गठन राजमन्नार आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। 2. संविधान ऐसी परिषद द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति तथा उसके संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दोनों, D न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राज्यीय परिषद यानी ISC को 1990 में केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारीय आयोग की सिफारिशों के बाद औपचारिक रूप दिया गया था। बता दें कि इस समिति ने इसे एक स्थायी निकाय बनाने का सुझाव दिया था, अतः कथन एक सही है। यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को लगे कि इसकी स्थापना से जनहित की पूर्ति होगी तो वह ऐसी परिषद की स्थापना कर सकते हैं। वह ऐसी परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति और उसके संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित कर सकते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ग्लासगो जलवायु समझौते का लक्ष्य वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को वर्ष 2020 के स्तर से कम 30% कम करना है। 2. वर्ष 2030 के लिए बिना शर्त और सशर्त राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान से वैश्विक उत्सर्जन में क्रमशः 2% और 9% की कमी आने का अनुमान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दोनों, D न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्लासगो जलवायु समझौते के हिस्से के रूप में वर्ष 2021 में COP26 में लॉन्च किए गए ग्लोबल मीथेन प्लेज का उद्देश्य वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को वर्ष 2020 के स्तर से कम 30% कम करना है, अतः कथन एक सही है। वर्ष 2030 के लिए बिना शर्त और सशस्त्र राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान से वैश्विक उत्सर्जन में क्रमशः 2% और 9% की कमी आने का अनुमान है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इनस्पेस भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जो इसरो की वाणिज्यिक शाखा के रूप में कार्य करती है। 2. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL एक स्वायत्त एजेंसी है जो गैर सरकारी अंतरिक्ष गतिविधियों को नियंत्रित करती है। 3. उपग्रह आधारित संचार नेटवर्क अनुप्रयोग प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए अंतरिक्ष विभाग द्वारा सैटकॉम सुधार 2022 प्रस्तुत किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल एक, B केवल दो, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतरिक्ष क्षेत्र सुधार 2020 भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र की स्थापना तथा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की भूमिका को बढ़ाना सुधार के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी इनस्पेस का उद्देश्य उद्योग, शिक्षा और स्टार्टअप को बढ़ावा देना, गैर सरकारी अंतरिक्ष गतिविधियों को विनियमित करना तथा वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा हासिल करना है। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है, अतः कथन एक सही नहीं है। NSIL के बारे में, यह अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। यह इसरो की वाणिज्यिक शाखा है जो भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को करने में सक्षम बनाने और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है, अतः कथन 2 सही नहीं है। सैटकॉम यानी उपग्रह संचार सुधार 2022 इसे दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसका उद्देश्य उपग्रह आधारित संचार नेटवर्क अनुप्रयोग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। प्रसंस्करण समय को 6 से 8 महीने से घटाकर 6 सप्ताह करने से सुधार सेवा प्रदाताओं के लिए उपग्रह संचार प्रणाली स्थापित करना आसान बना देंगे, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अधिनियम में मानसिक बीमारी और हीमोफीलिया सहित 21 प्रकार की दिव्यांगता की पहचान की गई है। 2. यह सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के मानक विकलांगता वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिले। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दोनों, D न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।